Hello and good morning, students. Welcome to our online session of social science. So, students, today we are going to begin topic number 3 of chapter 2nd of our history book, that is the February Revolution in Petrograd. So, students, in the previous video, we have discussed about the First World War and the Russian Empire. सो स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में स्टूडेंट्स मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया था कि बैकग्राउंड क्या था। मैंने आपको बताया था कि वॉर के बाद किस तरह से अत्याचार हो रहा था और अत्याचार के सेंस में खाने की कमी थी, लेबर की शॉर्टेज थी, महंगाई इंक्रीज हो रही थी, महंगाई बढ़ रही थी और इंडस्ट्रियल डिसइंटीग्रेशन हो रहा था। तो ये जो सारी चीजें हमने देखी थी उसके चलते रेवोल्यूशन के लिए एक फर्टाइल ग्राउंड बन गया था। कहां पर बना था फर्टाइल ग्राउंड? दैट वाज इन रशिया। तो हमने देखा लोग नाखुश थे और जब लॉकआउट होता है तो लोग क्या करते हैं? रोड पर उतर जाते हैं। डेट क्या थी? दैट वाज 2 फरवरी। तो यहां से हम कहते हैं कि यहां से बैकग्राउंड के साथ रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है। सो नाउ वी विल मूव फर्दर with the third topic of this chapter with its continuation. So, in the winter of 1917, conditions in the capital, Petrograd, were grim. The layout of the city seemed to emphasize the division among its people. The workers' quarters and factories were located on the river bank of River Neva. On the left bank were the fashionable areas, the Winter Palace, and official buildings, including the palace where the Duma meet. तो 1917 के विंटर में जो कैपिटल थी, जो राजधानी थी पेट्रोग्रेड, उसकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब थी और शहर के लेआउट को देखकर लग रहा था कि शहर का जो लेआउट बनाया गया है, मींस शहर का जो डिजाइन बनाया गया है, वो लोगों के बीच में जो डिवीजन है उसको ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया है। जो वर्कर्स के क्वार्टर्स थे और जो फैक्ट्रीज थे वो नेवा रिवर के राइट साइड पर लोकेटेड थे, यानी और दूसरी तरफ मींस लेफ्ट साइड फैशनेबल एरियाज थे, विंटर पैलेस थे, ऑफिशियल बिल्डिंग्स थे और जिस पैलेस में ड्यूमा मीट मिला करती थी वह भी स्थित थे। तो ये साफ साफ दिख रहा था कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन किया गया है कि एक तरफ तो बिल्कुल देखा जाए तो फैक्ट्रीज है और क्वार्टर्स है वर्कर्स के, और दूसरी तरफ देखा जाए तो कहीं ना कहीं ऑफिशियल बिल्डिंग्स है, ड्यूमा पैलेस है, या देखा जाए तो विंटर पैलेस है, फैशनेबल एरियाज है। तो कहीं ना कहीं जो डिस्क्रिमिनेशन है रिच एंड पुअर का वो साफ साफ दिख रहा था। In February 1917, the food shortage was deeply felt in the workers' quarters. The winter was very cold. There had been exceptional frost and heavy snow. Parliamentarians wishing to preserve elected government were opposed to the Tsar desire to dissolve the Duma. तो फेब 1917 में तो जो वर्कर्स क्वार्टर्स थे वहां पर जो फूड शॉर्टेज की समस्या थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी, और इसके साथ साथ जो विंटर था वो काफी ज्यादा कोल्ड था। वहां पर काफी ज्यादा फ्रॉस्ट और स्मोक बढ़ चुका था और बहुत ही हैवी स्नो हो रही थी। और इसकी अलग से बात ये हो रही थी कि जो पार्लियामेंट के मेंबर्स थे वो जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको किसी तरह से बचा ले, क्योंकि जो सार था रशिया का रूलर वो किसी तरह से इस दूमा को खत्म करना चाहता था, इलेक्टेड गवर्नमेंट को खत्म करना चाहता था। ओके। On 22 February, a lockout took place at factory on the right bank. The next day, workers in 50 factories called a strike in a sympathy. In many factories, women led the way to strike. This came to be called the International Women's Day. 22 फरवरी को एक नदी के राइट साइड में एक फैक्ट्री के ऊपर तालाबंदी की घोषणा कर दी गई, यानी उसे लॉकआउट कर दिया गया, हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। उसके अगले दिन 50 फैक्ट्रीज के वर्कर्स उन्होंने स्ट्राइक की घोषणा की। उस फैक्ट्रीज के वर्कर्स के सिंपैथी के लिए, सहानुभूति के लिए, बहुत सारी फैक्ट्रीज में जो महिलाएं थी वो इस स्ट्राइक को लीड कर रही थी। ओके। सो इस स्ट्राइक को उन्होंने कामयाब बनाया था। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इसको इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में पहचान मिली। तो इसे किसके रूप में पहचान मिली? इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में। डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स crossed from the factory quarters to the center of the capital, the Nevsky Prospect. At this stage, no political party was actively organizing the movement. As the fashionable quarters, the
Official buildings were surrounded by workers. The government imposed a curfew. Demonstration dispersed by the evening, but they came back on the 24th and 25th. The government called out the cavalry and police to keep an eye on them. जो वर्कर्स डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे उन्होंने फैक्ट्रीज के क्वार्टर्स को क्रॉस कर दिया और वो कैपिटल के सेंटर में पहुंच गए और इस पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी थी या फिर कोई पॉलिटिकल लीडर था वो इस मूवमेंट को ऑर्गेनाइज कर रहा था। मजदूरी जो मजदूर थे वो खुद को आगे वो खुद को आगे बढ़ रहे थे, खुद को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, सरकार के विरोध में प्रदर्शन करना चाह रहे थे और धीरे धीरे आगे चलकर फैशनेबल एरियाज को घेर लिया, ऑफिशियल बिल्डिंग्स को घेर लिया। इन सभी रीजंस को वर्कर्स ने घेर लिया और इस चीज को देखते हुए सरकार जो थी उसने कर्फ्यू की घोषणा कर दी और इस चीज की वजह से जो डेमोन्स्ट्रेशन था यानी जो डेमोन्स्ट्रेशन था डेमोन्स्ट्रेटर्स से जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे वो शाम तक गायब हो गए, लेकिन वो फिर से वापस आ गए 24 और 25 को। गवर्नमेंट ने इस चीज को डील करने के लिए, इस चीज पर नजर रखने के लिए कैवलरी को बुला लिया, पुलिस को बुला लिया ताकि वो इन पर नजर रख सकें। On Sunday 25 February, the government suspended the Duma. Politicians spoke out against the measures. Demonstrators returned in force the street of the left bank on the 26th. ओके, तो 25 फरवरी संडे को जो गवर्नमेंट थी उसने डूमा को सस्पेंड कर दिया, उसने जो इलेक्टेड संसद थी उसे सस्पेंड कर दिया, इसके वैल्यू, इसके अहमियत को खत्म कर दिया और इसके बाद जो इसके पॉलिटिशियंस थे उन्होंने इस कदम के खिलाफ आवाज उठाई, इस कदम का विरोध किया और जो डेमोन्स्ट्रेटर्स थे वो काफी ज्यादा संख्या में, काफी ज्यादा ताकत में वो इस डेट्स में आ गए, लेफ्ट बैंक पर यानी नदी के लेफ्ट साइड था उस पर, उस तरफ आ गए 26 डेट को, 26 तारीख को। और 27 तारीख को जो पुलिस हेडक्वार्टर था उन्होंने उसको रैंसैक कर दिया। ओके, ऑन द 27th द पुलिस हेडक्वार्टर्स वर रैंसैक्ड और 27 को उन्होंने पुलिस हेडक्वार्टर्स को 27 जो डेट थी उन्होंने उस तारीख को पुलिस हेडक्वार्टर्स को उन्होंने रैंसैक कर दिया। ओके, द स्ट्रीट thronged with people raising slogans about bread, wages, better hours and democracy. The government tried to control the situation and called out the cavalry once again. However, the cavalry refused to fire on the demonstrators. An officer was shot at the barracks of a regiment and three other regiments mutinied, voting to join the striking workers. By that evening, soldiers and soldiers and striking striking workers had gathered to form a Soviet or council in the same building as the Duma meet. This was the Petrograd Soviet. So students, वो स्ट्रीट से लोगों से भरा पड़ा था जो स्लोगन लगा रहे थे ब्रेड के लिए, ज्यादा वेजेस के लिए, अच्छे वर्किंग आवर्स के लिए और डेमोक्रेसी के लिए। और उसके बाद जो गवर्नमेंट थी उसने इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की और उसने इस चीज के लिए फिर से कैवलरी को बुला लिया और कैवलरी के आने के बाद विरोध प्रदर्शन, कैवलरी के आने के बाद जो कैवलरी थी, ठीक है, जो कैवलरी थी, कैवलरी के आने के बाद जो कैवलरी थी विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों पर गोली चलाने से उसने मना कर दिया और एक ऑफिसर था उसे गोली मार दी गई रेजिमेंट के बैरक्स में और तीन दूसरे जो रेजिमेंट्स थे उन्होंने विद्रोह कर दिया। उन्होंने डिसाइड किया कि वे स्ट्राइकिंग वर्कर्स को ज्वाइन करेंगे। स्ट्राइकिंग वर्कर्स को ज्वाइन करने के बाद शाम तक तो जो वर्कर्स थे और जो सोल्जर्स थे वो गैदर हुए, तो वो एक सोवियत का निर्माण करने के लिए, जिसे काउंसिल भी कह सकते हैं, और उसी बिल्डिंग में मिले, उसी बिल्डिंग में जमा हुए जहां संसद द्यूमा वो बैठा करती थी और वहीं पर इस काउंसिल को, इस सोवियत को नाम दिया गया। ओके, तो इसे क्या नाम दिया गया? दिस वॉज अ पेट्रोग्रेड सोवियत, और इसे नाम क्या दिया गया? पेट्रोग्रेड सोवियत इसे नाम दिया गया। So students, the very next day a delegation went to see the Tsar. Military commanders advised him to abdicate. He followed their advice and abdicated on 2nd March. Soviet leaders and Duma leaders formed a provisional government to run the country. Russia's future would be decided by the Constituent Assembly, elected on the basis of universal adult suffrage. So Petrograd had led the February Revolution that brought down the monarchy in February 1970. इसके बाद
बिल्कुल अगले दिन एक डेलीगेशन गया सार को मिलने, जो कि एक रूलर था, और जो मिलिट्री कमांडर से उन्होंने एडवाइस किया कि सार में राजगद्दी छोड़ देनी चाहिए। उनकी एडवाइस को मानते हुए सार ने राजगद्दी छोड़ दी 2 मार्च को। और जो सोवियत लीडर थे और द्यूमा लीडर थे, उन्होंने मिलकर एक प्रोविजनल गवर्नमेंट का निर्माण किया ताकि देश को चलाया जा सके। और जो रशिया का जो फ्यूचर था वो अब डिसाइड किया जाने वाला था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, जो कि इलेक्ट होने वाली थी। और किस बेसिस पर इलेक्ट होने वाली थी? बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। तो यूनिवर्सल एडल्ट आप जानते हैं, जिसमें एक सीमित एज पर वोट देने का अधिकार मिल जाता है। ओके। और उसके बाद जो पेट्रोग्रेड थे, उन्होंने फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन को लीड किया था, और जिसने आगे चलकर रशिया को उखाड़ फेंका फेब्रुअरी 1917 के 17 के बाद। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द 3.1 आफ्टर फेब्रुअरी। सो फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन के बाद अब हम पढ़ेंगे फेब्रुअरी के बाद, मींस की जो मोनार्की वगैरह हो गया, मोनार्की सिस्टम वगैरह हो गया, फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन हो गया, उसके बाद क्या स्थिति थी, क्या था। तो 3.1 अब हम स्टार्ट करेंगे, जो था आफ्टर फेब्रुअरी। So army officials, landowners and industrialists were influential in provisional government, but the liberals as well as socialists among them worked towards an elected government. Restrictions on public meeting and associations were removed. Socialists like Petrograd Soviet were set up everywhere, though no common system of elections was followed. तो जो आर्मी ऑफिशियल्स थे और लैंड ओनर्स थे और जो इंडस्ट्रीज थे, उनका प्रोविजनल गवर्नमेंट के ऊपर काफी ज्यादा प्रभाव था। लेकिन जो लिबरल्स थे और जो सोशलिस्ट थे, जिन्होंने काम किया था इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाने के लिए, वो इस चीज से काफी ज्यादा खुश नहीं थे। और जो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए गए थे पब्लिक मीटिंग्स और एसोसिएशंस पर, वो हटा दिए गए। और जो सोवियत जैसे पेट्रोग्रेड सोवियत, वो हर जगह सेटअप किया गया, यद्यपि जो कॉमन सिस्टम था इलेक्शंस का वो फॉलो नहीं किया जा, मतलब कोई भी कॉमन जो सिस्टम था इलेक्शन का वो फॉलो नहीं किया जा रहा था। So in the April 1917, the Bolshevik leader Vladimir Lenin returned to Russia from his exile. तो 1917 अप्रैल में जो बोल्शेविक लीडर थे व्लादिमीर लेनिन, वो रशिया में रिटर्न आ गए अपने एग्जाइल से। मतलब किसी एग्जाइल मीन्स क्या होता है, किसी को अपने उसके देश से निकाल देना। तो वो एग्जाइल से रशिया वापस आ गए। He and the Bolshevik had opposed the war since 1914. Now he felt it was the time for Soviets to take over power. He declared that the war be brought to close, land be transferred to the peasants, and the banks be nationalized. These three demands were Lenin's April thesis. Okay. He also argued that the Bolshevik party renamed itself the Communist Party to indicate its new radical aims. So students, वो और जो दूसरे बोल्शेविक थे, काफी ज्यादा विरोध किया था युद्ध का 1914 से, और वो नहीं चाहते थे कि रशिया युद्ध में जाए। 1914 से ये यही चाहते थे कि युद्ध न हो। ओके। और अब उसने फील किया कि अब जो समय है, यानी फिलहाल जो समय है, वो सबसे सही समय है सोवियत की पावर को अपने हाथों में लेने के लिए। उसने डिक्लेयर किया कि जो वॉर है उसको बंद कर दिया जाएगा और उसको ट्रांसफर कर दिया जाए पीजेंट को, और जितने भी बैंक से उन सभी को नेशनलाइज कर दिया जाए। तो वे जो 3 डिमांड्स थे, उन्हें कहा जाने लगा लेनिन अप्रैल थीसिस। इसमें 3 डिमांड्स रखे गए थे। फर्स्ट, वॉर को खत्म कर दिया जाए। दूसरा, जो लैंड है उनको पीजेंट्स को पास वापस कर दिया जाए, और बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया जाए। उसने भी आर्ग्यू किया कि जो बोल्शेविक पार्टी है उसको अपना नाम चेंज करके कम्युनिस्ट पार्टी रख देना चाहिए, ताकि ये अपने रेडिकल एम्स हैं, जो जो रेडिकल्स एम्स है, जो चीजें ये सोसाइटी में करना चाहती है, उसको ये लोगों को खुलकर दिखा सके और खुलकर लोगों को बता सके। Most others in the Bolshevik party were initially surprised by the April thesis. They thought that the time was not yet ripe for a socialist revolution and the provisional government needed to be supported, but the development of the subsequent months changed their attitude. इसके बाद जो दूसरे बोल्शेविक पार्टी के मेंबर्स थे, वो काफी ज्यादा शुरुआत में सरप्राइज हुए अप्रैल थीसिस की इन डिमांड से व्लादिमीर लेनिन के। लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसे ऐसे डेवलपमेंट्स हुए जिसने उनके एटीट्यूड और सोच को चेंज कर दिया। ओके स्टूडेंट्स।